हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो चैप्टर के बीच में आपको बुक्स के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कहीं कहीं पे नज़र आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन है वो पेज नंबर 24 से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और जो तांबा है, पीतल आपका एक एलॉय है, मिश्र धातु बोलते हैं जिसको हम, और तांबा आपका एक धातु है। इनमें हमें कभी भी दही या खट्टे पदार्थ जैसे कि अचार वगैरह है आपका, वो इनके अंदर कभी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो दही में हमारे जो खट्टे पदार्थ हैं या दही हैं उनके अंदर अम्ल होते हैं। जैसे कि दही के अंदर यहाँ पे दिखाया गया कौन सा अम्ल है, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, जो करते क्या हैं, पीतल और तांबों के बर्तनों से अभिक्रिया करके रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पे खट्टे पदार्थों की, किसके साथ, जो हमारे बर्तन हैं पीतल और तांबे के, उनके साथ। और बनता क्या है, एक हानिकारक और विषैला यौगिक बनता है, जिसे अगर हम खा लेंगे तो खाने से हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसमें आगे बताया गया है जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते। तो जो भी हमने खट्टे पदार्थ इनके अगर स्टोर कर दिए हैं तो वो खट्टे पदार्थ स्टोर करने के बाद खाने लायक नहीं बचते हैं। इसलिए हमें कभी भी जो धातु के हमारे बर्तन हैं उनके अंदर दही और कोई भी जो खट्टे पदार्थ हैं उनको रखना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है किसकी अभिक्रिया किसके साथ, धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। कौन सी गैस बनती है? तो देखिए यहाँ पे धातु ली है हमने जिंक, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, अम्ल लेना है। अम्ल क्या होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे अम्ल कौन सा ले रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं जिसको हम। इसकी रिएक्शन ये NaOH नहीं आएगा यहाँ पे। जब इसकी रिएक्शन होगी धातु की किसके साथ, अम्ल के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस के अलावा यहाँ पे जिंक क्लोराइड ZnCl2। जो पहले रिएक्शन दिखाई गई थी वो आपकी क्षारक के साथ रिएक्शन दिखाई गई थी, लेकिन हमें यहाँ पे अम्ल के साथ दिखानी है। तो रिएक्शन में क्या हुआ आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसकी रिएक्शन जिंक धातु के साथ करवाई, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का आपको क्या करना है, अभी उपस्थिति की जाँच बतानी है, कैसे करेंगे। तो जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो वो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है, जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड। तो जैसे ही हम परख नली के मुंह के पास हम मोमबत्ती लेके जाएंगे जलती हुई, जहाँ से ये गैस रिलीज हुई है, निकली है, वहाँ से हमें कैसे आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, फट फट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। तो पॉप साउंड से हमें पता चल जाएगी गैस कौन सी है। प्रश्न संख्या 3, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या बोला है, एक धातु यौगिक है आपका जो किससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो धातु यौगिक कौन सा आपका, तो देखिए धातु का यौगिक है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो किससे रिएक्शन करता है, कौन से अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो जब ये रिएक्शन करता है तो उस टाइम पे बनता क्या है, आपकी एक गैस बनती है। गैस कौन सी बनी है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। और जो इसका एक यौगिक बना है उसमें से एक यौगिक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपको अभिक्रिया को पूरा करके दिखाना है और साथ में इसको संतुलित करना है, मतलब आपको बैलेंस करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे धातु का यौगिक स्टार्टिंग में नहीं बताया था, आपको यहाँ पे बताया था एक तो आपका उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरा आपको ऐसी गैस का इन्होंने हिंट दिया था जो आपको क्या कर देगी, बुझा देगी। तो हमें इन दो चीज़ों का, इन दो उत्पाद का जो हिंट है वो यहाँ पे दिया गया था। और एक हमें अभिकारक का हिंट दिया था इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कैसा है, तनु है, मतलब डाइल्यूट है।
इसके अंदर वाटर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट से पता चल जाएगा कि कैल्शियम निकला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, तो आपका जो यौगिक होगा धातु का वो कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर। तो आपको इस रिएक्शन को क्या करके दिखाना था, बैलेंस करके दिखाना था, और आपको पहचानना था कि जो धातु का यौगिक होगा ए वो कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमारे उत्पाद में क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना है। क्लोराइड तो आपका अम्ल से हो गया है और कैल्शियम आपका धातु का यौगिक के रूप में आपको बताना था। अगला प्रश्न पेज संख्या है आपकी 27 से है। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। मतलब क्या है, ये एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक के अंदर, ये NCERT बुक के अंदर, जिसमें आपको बताया गया है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड को अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो पानी के अंदर डालते ही ये जो भी अम्लीय अभिलक्षण है इनके अंदर, जो अम्ल की प्रॉपर्टी है, जो एसिड की प्रॉपर्टी है, वो ये दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, अम्लीयता अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, तो देखिए जितने भी आपके एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक या फॉर्मिक एसिड, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो पानी के साथ मिक्स किए जाते हैं वो आयंस बना देते हैं। आयंस कौन से बनते हैं एसिड के केस में, अम्ल के केस में हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आयन होंगे आपके ये, जिसके कारण से अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो अल्कोहल और ग्लूकोज है वहाँ पे कोई भी आपके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते हैं। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन बनेंगे मिक्स करने के बाद पानी एसिड के साथ, तो वो एसिड का बिहेवियर शो करते हैं। और जो बाकी दूसरे आपके ग्लूकोज है, अल्कोहल है, अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ अल्कोहल का, CH3OH, ये हो गया आपका मिथेनॉल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। हाइड्रोजन इसके अंदर भी है, हाइड्रोजन इसके फॉर्मूले में भी है। लेकिन जैसे ही हम इनकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, पानी से करवाएंगे, वाटर से करवाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी H आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और H आयन नहीं बने इसलिए ये अभिलक्षण जो कि आपके अम्लीय हैं उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे, जैसा कि एसिड करते हैं उस तरह का। दूसरा प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अगर हम एसिड को क्या कर दें, पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, विद्युत का चालन बन जाता है आपका वो विलयन। ऐसा क्या होता है, देखिए अभी आपको मैंने बताया था जब भी एसिड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। कौन से आयन, हाइड्रोजन आयंस। और हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, जब भी आयंस बनेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में, तो वो क्या करेंगे, करंट को, विद्युत धारा को प्रवाह करने में मदद करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो ये आयंस क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आयन किसके कारण क्या करेंगे, ये विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए उसको हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। जो आपका लिटमस पेपर है, यहाँ पे आपका कोई भी कलर का लिटमस पेपर ले लीजिए आप, ब्लू कलर का या रेड कलर का, अगर वो शुष्क है, अगर वो ड्राई है और आपकी जो गैस निकली है हाइड्रोक्लोरिक गैस, अगर वो भी ड्राई है, तो आपके लिटमस जो पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा, रंग नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि जब तक एसिड को, अम्ल को वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी तब तक वो आयंस के फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और जब तक आयंस नहीं बनेंगे तब तक आपका जो लिटमस पत्र का जो रंग है वो बदलेगा नहीं। क्योंकि जब भी आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई भी आपका अम्ल है, अगर वो ड्राई होगा तो कोई भी हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जैसे ही इसको वाटर मिल जाएगा, कहीं से वाटर मिले, चाहे लिटमस पेपर से मिले या एटमॉस्फेयर से मिले इसको, तो जैसे ही इसको पानी मिलेगा तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, और हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो लिटमस पेपर का कलर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी ये सिचुएशन है, ड्राई लिया गया है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लिटमस पत्र भी ड्राई होने की वजह से यहाँ पे कलर में बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न, तनु को
अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है, जब भी हमें क्या करना है, एसिड को या अम्ल को तनुकृत करना है, मतलब हमें उसको डाइल्यूट करना है, तो आपको बोला जाएगा कि आपको क्या नीचे क्या लेना है, पानी लेना है और उसके अंदर आपको एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया आपको, तो नीचे आपको क्या लेना है, यहाँ पे जो सोल्यूशन लेना है वो क्या लेना है, यहाँ पे आपको वाटर लेना है और इसके ऊपर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टीरिंग करते हुए आपको क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करना है, आपको अम्ल ऐड करना है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिड को ही ऊपर से क्यों डाला जाए पानी के अंदर? तो यही बताया गया है, क्योंकि देखो जब आपका एसिड पानी के साथ मिक्स होता है तो यहाँ पे आपकी अभिक्रिया होगी और ये अभिक्रिया इतनी तीव्र होगी कि इसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा कई बार क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि वो पूरे जो आपका विलन है वो बाहर निकल के आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है, हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी के अंदर किसको मिक्स करना है, अम्ल को मिक्स करना है, क्योंकि जो ये अभिक्रिया है ये विस्फोट की तरह होगी और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कभी भी हमें एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, हमेशा क्या करना है, पानी के अंदर एसिड डालना है, पानी के अंदर अम्ल डालना है आपको। अगला प्रश्न, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे भी आपके पास अम्ल लिया गया है और अम्ल को आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने के बाद जो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? देखो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है उसमें क्या होगी, प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन आयन है वो तो उतने ही अवेलेबल हैं जितने कि आपने एसिड लिया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे आप और ज़्यादा पानी ऐड करते जाएंगे तो पानी की वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हाइड्रोजन की आयन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी ना पानी के अंदर, वो तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आपको बताना है यहाँ पे आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, वो कम हो जाएगी। चाहे अगर आप यहाँ पे क्षारक लें और उसके अंदर पानी आप मिलाते हैं तो भी उसकी सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की भी क्या हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न आपका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? अब देखिए यहाँ पे उल्टा किया गया है, तब तो आपको क्या बोला गया था, आपको पानी डालना था। अब आपको क्या बोला गया है, जो भी आपके पास हाइड्रोक्साइड का विलयन है, जैसे मान लिया एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मीन्स इसके अंदर कुछ वाटर मिक्स है, एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास ये। अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा क्षारक मिलाते हैं, मतलब हम और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन इसके अंदर ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर ही, तो OH की कंसंट्रेशन पे क्या असर देखने को मिलेगा? तो देखिए OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो भी आपकी आयतन के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगले प्रश्न पेज संख्या आपके 31 से हैं। आपके पास 2 विलयन है A एंड B। विलयन A का pH 6 बोला गया है, विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इसमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है, आपको ये बताना है। तो देखिए जिसकी pH आपकी 6 है और जिसकी pH आपकी 8 है, पता ही होगा आपको pH पेपर के बारे में, जो इसके अंदर जो रेंज होती है pH की वो होती है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर कितनी होगी आपके पास, ये 14 तक होगी। दोबारा देख लीजिए इसको, जो रेंज होगी हमारे पास कितनी होगी, 0 से 14 के बीच की रेंज होगी, और जो 7 है जो इसके बीच की रेंज है ये होते हैं आपके न्यूट्रल। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रेंज है वो कितनी दी गई है pH की, यहाँ पे एक 6 दी गई है, तो 7 से नीचे आपका 6 होगा। तो जो आपका pH है वो विलयन होगा उस pH का, वो कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जो आपका 7 से ऊपर की वैल्यू रखता है, जो 8 दिया गया है यहाँ पे pH, वो आपका कैसा होगा, वो विलयन आपका क्षारीय होगा। और अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होगी। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होगी, विलयन A में अधिक होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा pH होगा उतनी ही
जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है, और जितना कम पीएच होता है उतनी ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो देखिए जिसके अंदर 0 पीएच है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा होंगे, और जिसके अंदर 14 पीएच का सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे कम होगी। तो कम वैल्यू वाले में पीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और कम पीएच वाला है कौन है हमारे पास यहाँ पे, विलन ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, आपको ये बताना। देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने पे आपका सॉल्यूशन, अभी हमने ऊपर ही बात की है, कैसा हो जाता है, अम्लीय। और इसकी अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है आपका, विलयन कैसा हो जाएगा आपका, और अधिक अम्लीय हो जाएगा अगर हम आयन, कौन से, हाइड्रोजन आयन को विलयन के अंदर ज़्यादा कर दें। अगला प्रश्न है आपका, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय, फिर भी वो क्षारकीय क्यों है। इन्होंने बोला है यहाँ पे आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है और वो सॉल्यूशन है क्षारीय, और उस क्षारीय विलयन के अंदर क्या हाइड्रोजन आयन होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन आपको ये बताना है कि जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है उनके सांद्रता में वो उनकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये है आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका ये। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। तो फर्स्ट देखिए आपको बोला गया है कि एक फार्मर है, उसको 3 चीज़ें डालनी है। एक तो डालना है यहाँ पे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, एक है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा आपका चौक। इनमें से जो भी यूज़ करेगा वो कब करेगा। कोई भी किसान जब उसकी खेत की जो मृदा है अगर अम्लीय होगी तो इनमें से वो किसी भी चीज़ का उपयोग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये कैसा प्रकृति रखते हैं, ये क्षारकीय प्रकृति रखते हैं। ये तीनों ही सॉल्यूशन आपके, तीनों ही जो आपके फॉर्मूले जो इन्होंने बोले हैं यहाँ पे, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो, CaCO3 हो, ये सारे कैसी प्रकृति रखते हैं, क्षारकीय प्रकृति रखते हैं। अगर आपकी जो मृदा है अम्लीय होगी तो किसान क्या करेगा, इनको ऐड कर देगा अपनी मिट्टी के अंदर, और इनको ऐड करने के बाद क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो जो मृदा के अंदर अम्लीयता है जो बढ़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, उदासीन होकर वो कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं विरंजक चूर्ण के नाम से। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या आपका एक तरह का ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। मतलब जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है उसके लिए आपकी रिएक्शन क्या होगी, मतलब वो किस चीज़ से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे करेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम बोलते हैं शुष्क या फिर बुझा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, क्लोरीन गैस के साथ होगी, और बनेगा क्या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगा आपका, वाटर रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन है आपकी। आपको रिएक्शन नहीं बतानी है, आपको बस इतना ही बताना है इसमें क्या यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं शुष्क और बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। मैंने आंसर ही बोल दिया था इसके अंदर। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा बोला जाता है इसको, इसका यूज़ किया जाएगा क्या करने के लिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हटाने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2। किसका फॉर्मूला आपका ये, वॉशिंग सोडे का। इसका यूज़ किया जाएगा वाटर को परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब आपको बताना है कि जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो क्या होगा। ये है आपका बेकिंग सोडा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो आपके पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो मेन आपका यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा इस अभिक्रिया में वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से इसको बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपका, जिप्सम बनेगा। क्या बनता है, जिप्सम। पीओपी के अंदर जब पानी ऐड करते हैं तो क्या होगा आपका, जिप्सम बनेगा। आपको ये पूरी अभिक्रिया यहाँ पे लिख के दिखानी है। तो ये हो गया आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर के अंदर हम और इस तरह से वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।